Hey guys, welcome to my channel. Today we are discussing the topic of स्वस्थान नियम, यानी कि आलाप करने के स्वस्थान नियम को क्या कहा जाता है और ये स्वस्थान नियम होता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वस्थान नियम हम उसे कहते हैं जब हम किसी राग का विस्तार करते हैं, यानी कि जब किसी राग का माहौल तैयार करते हैं, उसमें जो जिस नियम का प्रयोग किया जाता है, जिस नियम के अनुसार हम राग में जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक राग का अपना एक नियम होता है, उसका एक अपना स्वभाव होता है। जैसे कि उसकी प्रकृति चंचल होती है या गंभीर होती है, तो वो उसका स्वभाव हो गया। तो उस स्वभाव के अनुसार हम राग में किस प्रकार से जाते हैं, उसे स्वस्थान नियम कहा जाता है। और किन किन नियमों के अनुसार हम उसमें कार्य करते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया है कि स्वस्थान नियम क्या होता है, यानी राग में जब हम आलाप करते हैं, किसी राग का माहौल तैयार करते हैं किसी नियम के अनुसार, किसी स्वर संगति के अनुसार, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वस्थान नियम कहते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि इस नियम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस कार्य को करना है, किसको नहीं करना है, किस पर ध्यान रखना है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहला बिंदु देख रहे हैं, इसमें बंदिश के बोलों का प्रयोग नहीं होता है। तो आलाप करने का जो स्वस्थान नियम है, उसमें बंदिश के बोलों का प्रयोग नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि बंदिश के बोलों का प्रयोग अगर नहीं होता है तो फिर किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि नोम तोम हो गया, रेद रेनोम, तदा रेनोम, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, हम इसमें जो है एक जो आलाप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए थोड़ा सा अगर मैं गुनगुनाऊँ तो जैसे कि राग यमन की स्वर संगति है, ने रे गा रे ने द ने रे सा। तो जैसे कि ये स्वर संगति है, तो इसमें हम किस तरह से आलाप करेंगे, र र ना आ रे ना आ रे ना रे ना। तो ये जो हमने स्वर संगति ली, ये जो हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहा जाता है, इसमें जो बंदिश के बोलों का प्रयोग ना होकर के रेदनोम का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारे जो वाद्य संगीत के विद्यार्थी है सितार में, तो उसमें भी जो इस तरह का आलाप होता है, तो उस तरह से जो है आलाप किया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा नियम हम समझते हैं, दूसरा नियम क्या है, आलाप केवल इसमें 4 चरणों में ही होगा, ना तो इससे कम होगा। अगर इससे कम होगा तो वो आलाप करने का स्वस्थान नियम नहीं कहलाएगा, और इस 4 चरण से अगर अधिक होता है तो भी वो स्वस्थान नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका नियम है कि आलाप जो है आपका 4 चरणों में ही होगा। ठीक है, और दूसरा आलाप किस प्रकार का होगा, ताल के साथ होगा, बिना ताल के साथ होगा। तो तीसरा जो हमारा बिंदु है, अनिबद्ध आलाप होगा इसमें, यानी ताल रहित, बिना ताल के। तो इसमें हम आलाप करते हैं, राग खड़ा करते हैं, राग का जो माहौल है वो तैयार करते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा बिंदु है, वो जो स्थाई स्वर है, वो इसमें बताया गया कि चारों स्थाई स्वर हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये कौन कौन से हैं, तो इस पर हम जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थाई स्वर है, द्विगुण स्वर है, अर्धसिद्ध स्वर है और द्वयार्ध स्वर है। तो ये जो हमारे 4 जो स्थाई स्वर है, इनमें ही प्रयोग किया जाता है। अब पांचवा जो बिंदु आता है हमारा, वो है मंद्र कहीं तक भी हम जा सकते हैं, यानी कि मंद्र सप्तक जो हमारा होता है, हमारे जो मुख्यतः जो हमारे 3 सप्तक होते हैं, मध्य, मद्र और तार। ठीक है, मध्य सप्तक, मद्र और तार। तो इसमें जो जब हम राग आलाप का जो नियम का जब प्रयोग करेंगे, तब हम जो है मंद्र कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि सबके गले का जो एक स्वभाव होता है वो अलग होता है। किसी का गला ज़्यादा मोटा होता है, उसकी ध्वनि ज़्यादा मोटे उसमें ज़्यादा काम करती है, और किसकी ध्वनि इतनी पतली होती है कि वो तार सप्तक में ज़्यादा काम करती है। तो वो गले के स्ट्रक्चर के अनुसार जो है, अगर हम गायन
की बात करें यहाँ पर, तो वो जो है जहाँ तक भी नीचे जा सकते हैं मंत्र तक, तो जाने की छूट है। ठीक है। छठा नियम जो है वो है कि ऊपर तार सा तक ही हम जा सकते हैं, और वो भी राग के नियम के अनुसार, यानी कि सब राग का अपना एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही तार सा तक हम जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे, इसमें जो कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आया है कि आलाप करने के विशेष नियम को क्या कहा जाता है, स्वस्थान नियम कहा जाता है या राग आलप्ति कहा जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन तो साथ में नहीं होंगे, आपका एक ऑप्शन होगा, या तो स्वस्थान नियम होगा या आपका राग आलप्ति होगा। तो आलाप करने का जो नियम है उसे राग आलप्ति भी कहते हैं, और इसका वर्णन संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय में किया गया है, जो कि हमारा प्रकीर्णा अध्याय है। संगीत रत्नाकर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। संगीत रत्नाकर शारंग देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और ये इस ग्रंथ में जो है 7 अध्यायों का प्रयोग किया गया है, जिसे सप्ताह अध्याय भी कहा जाता है, जिसमें कि पहला अध्याय है आपका स्वरा अध्याय, दूसरा है राग विवेक का अध्याय, तीसरा है आपका प्रकीर्णा अध्याय, चौथा है प्रबंधा अध्याय, पांचवा है ताला अध्याय, छठा है वाद्य अध्याय, और सातवां है आपका नृत्य अध्याय के नाम से। ठीक है। तो इसमें इन अध्यायों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया, उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये 4 स्थायी स्वर है वो क्या है, इनमें किस तरह से नियम के अनुसार हम आलाप करते हैं। जैसा कि पहला बिंदु अब स्वस्थान नियम के नीचे आप देख रहे हैं कि स्थायी स्वर है। तो स्थायी स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पर स्थायी स्वर षड्ज को माना गया। षड्ज से मध्य गंधार तक जब हम आलाप करते हुए राग का नियम का प्रयोग करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, स्थायी स्वर कहते हैं। और मंत्र में जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जो है आलाप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है, वो है द्वायर्ध स्वर। अब द्वायर्ध स्वर किसे कहते हैं, सा से हमारा जो मध्य सप्तक का जो ऑक्टेव है, उसमें हम मध्यम और पंचम तक जो है जब हम आलाप करते हैं, और नीचे मंद्र में हम मंद्र पंचम तक आते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, द्वायर्ध स्वर कहा जाता है। अब तीसरा जो हमारा स्थायी स्वर है, तीसरा जो नियम है हमारा, वो है अर्धस्थित स्वर। अर्धस्थित स्वर किसे कहते हैं, जब हम आलाप करते हुए, यानी कि द्वायर्ध स्वर में तो हमने गंधार पंचम तक हमने आलाप किया स्वरों का, अब अर्धस्थित स्वर में हम जो है धैवत तक आलाप करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अंतिम जो स्थायी स्वर आता है वो है हमारा द्विगुण स्वर। ठीक है। द्विगुण स्वर किसे कहते हैं, द्विगुण स्वर का मतलब है यानी कि आपका मध्य सा से दुगुना क्या हो गया, ठीक है, वो आपका तार सा हो गया। तो जब हम तार सा तक नीचे से तार सा तक, यानी मध्य सा से तार सा तक आलाप करते हैं, तो उसे द्विगुण स्वर कहते हैं। और मंद्र में हम इसमें निषाद तक जा सकते हैं, ऊपर जितना भी किसी का गला काम करता है, तो ऊपर हम जो है तार सा से अधिक भी जा सकते हैं। तो ये तो था स्वस्थान नियम के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि इसको अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि संगीत का हमारा जो विषय है वो क्रियात्मक पक्ष का विषय है। इसमें क्रियात्मक पक्ष बहुत हावी रहता है, यानी कि हमारे को किसी भी चीज़ को अगर प्रेजेंट करना है तो उसे डेमोस्ट्रेट करके हमें जो है प्रेजेंट करना पड़ता है, यानी कि गायन के रूप में और वादन के रूप में उसे प्रयोग करना पड़ता है, लोगों के समक्ष जो है उसे पेश करना पड़ता है। तो अब परीक्षा की दृष्टि से ये किस प्रकार इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर किसी परीक्षा के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये NBS KBS आपका किसी स्टेट का स्लेट जो होता है, हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा नेट होता है, नेट JRF के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो संगीत के विषय में है, तो उसमें अब जो है इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न जो है ज़्यादा आ रहे हैं, यानी असर्शन और रीजन वाले प्रश्न जो है ज़्यादा देर स्टेटमेंट्स में जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें दे सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी स्टेटमेंट है यानी कथन है हमारा, तो कथन में ये दे सकते हैं वो कि द्वायर्ध स्वर का आलाप जो है तार सा तक होता है,
किंतु द्विगुण स्वर का आलाप मध्य सा तक हो सकता है। द्विगुण स्वर का आलाप जो है मध्य सा तक किया जाता है, स्थायी स्वर से मध्य सा तक किया जा सकता है। तो इसमें नीचे आपका ऑप्शन दिए होंगे, ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या है, या ए और बी दोनों गलत है। इस तरह के आपसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो उसमें आपको जो यहाँ से प्रश्न, एक तो ये आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है कि हम जो है द्वैध स्वर में कहाँ तक आलाप करते हैं। तो जैसे ऑप्शन, जैसे द्वैध स्वर में आलाप होता है, अगर प्रश्न ये आता है कि द्वैध स्वर में आलाप होता है, तो पहला ऑप्शन है मध्य सा तक, दूसरा ऑप्शन है मध्यम पंचम तक, तीसरा ऑप्शन है मध्य धैवत तार षड्ज तक, और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य निषाद पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। और इसमें जो इस पे नियम जो बताए गए, इसमें इस बंदिश में क्या नहीं करना है, जब अपने राग आलाप का जो नियम करना है उसमें क्या क्या किन किन नियमों का ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। या आलाप करने का जो नियम है उसका वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में किया गया है, ये भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि भाई स्वस्थान नियम कितने चरणों में होता है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में, इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये आ सकता है कि आलाप जो है निबद्ध होता है अनिबद्ध होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और चौथा प्रश्न ये भी बन सकता है कि आलाप करने के जो स्वस्थान नियम है उसमें तार सा से ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए होंगे क्या जा सकते क्या नहीं जा सकते, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर कुछ भी इसमें आपको परेशानी लगती है, समझ नहीं आता है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और हम आपकी जो जिज्ञासा हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।